हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के चैप्टर नंबर 3 सीमेंट बाय अविनाश त्रिपाठी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द करें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसकी अपनी कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क में यूनिट्स को बांधने के लिए किया जाता है। आज के टाइम में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क बिना सीमेंट के नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही मेन कंपोनेंट बन चुका है आज हमारे कंस्ट्रक्शन का। तो दोस्तों, सीमेंट बनाने में लगभग 60 से 65% कैलकेरियस रॉक और 30 से 35% आर्जिलिसियस रॉक को 13 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाया जाता है। ये दो प्रोसेस में बनाया जाता है, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सीमेंट के कंपोनेंट्स की। तो देखिए, सीमेंट में लगभग 60 से 65% लाइम होती है, 17 से 25% सिलिका, 3 से 8% एल्यूमिना, 0.5 से 6% आयरन ऑक्साइड, 0.1 से 4% मैग्नीशिया, 1 से 3% सल्फर ट्राईऑक्साइड और 0.5 से 1.2% अप्रॉक्सीमेटली सोडा और पोटास, जिन्हें एल्कलीज भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों सीमेंट के कंपोनेंट्स हो गए जिनसे मिल करके सीमेंट बनाया जाता है। ये ओपीसी की बात हो रही है। लाइम सीमेंट में बाइंडर का काम करता है। सीमेंट में इसके परसेंटेज के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीमेंट को सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है लाइम ही देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सीमेंट को सीमेंटिंग प्रॉपर्टी लाइम देता है। ठीक है दोस्तों, देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर लाइम अपने प्रपोर्शन परसेंटेज से ज़्यादा सीमेंट में मिला दिया जाएगा तो सीमेंट का एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, उसका श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा और उसमें क्रैक्स आने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, सीमेंट में लाइम के कंपाउंड C3S, C2S, C3A और C4AF हैं। ठीक है, जो लाइम से मिल करके बने होते हैं। अब हम बात करेंगे सीमेंट में सिलिका के बारे में। तो दोस्तों, सीमेंट में सिलिका जो है स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे C3S और C2S कंपाउंड बनते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि सिलिका जहाँ भी होता है वहाँ पे स्ट्रेंथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका परसेंटेज भी हम पढ़ ही चुके हैं। सीमेंट में एल्यूमिना उसके इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एल्यूमिना के कारण ही सीमेंट जल्दी सेट होना शुरू होती है। ठीक है, जो उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो एल्यूमिना पर डिपेंड करती है। इससे C3A कंपाउंड बनता है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट को कलर और फ्लश का काम करता है। सीमेंट को कलर देता है और फ्लश का काम करता है। इसके कंपाउंड है C4AF। इससे सीमेंट का जो सिल्का है वो कम टेम्परेचर पे ही गल जाता है। सीमेंट में जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। इसका यूज़ सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह क्लिंकर की पिसाई के टाइम में मिलाया जाता है। 2 से 3% जिप्सम को सीमेंट में मिलाते हैं। मैग्नीशिया सीमेंट में कलर और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया जाता है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और 6% से ज़्यादा मैग्नीशिया नहीं मिलाना चाहिए सीमेंट में। सीमेंट का कलर जो है ग्रीनिश ग्रे होता है। ट्राई ऑक्साइड सीमेंट के साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करेंगे सीमेंट की साउंडनेस। टाइम के साथ जो सीमेंट अपना वॉल्यूम, शेप और साइज निश्चित रख पाता है उसको उसकी साउंडनेस के नाम से जाना जाता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड सीमेंट में 1 से 3% मिलाया जाता है लगभग। ठीक है, ये उसके साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीमेंट में एल्कलीज 0.5 से 1%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा एल्कलीज होने पर उसमें फ्लोरेंस उत्पन्न हो जाता है। फ्लोरेंस का मतलब ये होता है कि अगर हम सीमेंट का प्लास्टर करते हैं तो उस पर वाइट वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। वो वातावरण से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे सीमेंट प्लास्टर फूल जाता है और हमारी दीवार या जो भी स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हो जाता है। सीमेंट में बोगू कंपोनेंट्स की। तो बोगू कंपोनेंट सीमेंट में वो कंपाउंड्स होते हैं जो सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। ये मेन कंपोनेंट है किसी भी OPC सीमेंट का। ये होता है 40 से 50%।
डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S 32 से 40%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A ये होता है 8 से 12%, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF ये सीमेंट में 6 से 10% होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि किसी भी अच्छी सीमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उसमें प्रपोर्शन C3S का होता है 40 से 50%, और मेनली जो होता है वो C3S और C2S का होता है लगभग 70 से 80% उसका पार्ट ये दोनों कवर करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट का मेन कंपोनेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है जो कि 40 से 50% होता है। सीमेंट के स्ट्रेंथ के लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए यही हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज बढ़ा दें तो देखेंगे हम लोग क्या क्या होगा। सबसे पहले तो रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ जाएगी, फिर रेट ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन के टाइम जो हीट उत्पन्न होगी उसकी रेट बढ़ जाएगी, फिर 28 दिन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन सीमेंट में लीचिंग एक्शन के कारण जो है वो केमिकल और एसिड अटैक के खिलाफ कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी सेट हो जाती है, जल्दी सेट नहीं कहेंगे, जल्दी हार्ड हो जाती है। तो वहाँ पे जो है C3S का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है आपको पता ही है, रोड के रिपेयरिंग वर्क में किया जाता है, इसमें C3S का परसेंटेज सीमेंट बढ़ा देते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो कि वो 3 से 4 साल में लगभग हम कह सकते हैं कि प्राप्त कर लेती है, डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S जिम्मेदार होता है। हम जानते हैं सीमेंट में 32 से 40% डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, लेकिन अगर इसका परसेंटेज बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब 28 दिन की क्यूरिंग के बाद की जो स्ट्रेंथ होती है उसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, तो वो कम हो जाएगी। रेट ऑफ हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन कम हो जाएगा, सीमेंट की टोटल हीट ड्यूरिंग हाइड्रेशन का मान भी कम हो जाएगा, और रेट ऑफ हार्डनिंग उसकी जो सामर्थ्य ग्रहण करने की जो दर होती है वो भी कम हो जाती है। लेकिन सीमेंट जो है जो बनती है वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है बाद में, और एसिड और बेस के खिलाफ, जो केमिकल के खिलाफ उसका जो अटैक सहने की जो क्षमता होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ाने से सीमेंट में। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जैसा कि हम जानते हैं सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर हम C3A का परसेंटेज सीमेंट में बढ़ा देंगे तो देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले तो उसकी सेटिंग, रेट ऑफ सेटिंग, जो सेटिंग की दर होती है वो बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाएगा, और वही अम्ल और क्षार, एसिड और बेस की जो अटैक सहने की उसकी क्षमता होगी वो घट जाएगी। क्विक सेटिंग सीमेंट में जो है C3A का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है, ट्रिमी कंक्रीट वर्क में किया जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। और इसके अलावा फ्लैश सेटिंग भी हो जाती है सीमेंट की। फ्लैश सेटिंग क्या होती है, जैसे ही हमने उसमें पानी मिलाया तुरंत सीमेंट सेट होने लगती है 5 मिनट के अंदर। तो C3A मिलाने की ये मतलब कुछ नुकसान भी है, और फ़ायदा बस यही है कि जो है प्रेमी कंक्रीट वर्क में इसका यूज़ किया जाता है जो कि जल संरचनाओं के अंदर होता है। दोस्तों हमने कई बार अभी बात की कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा घट जाएगा, तो हम पहले जानेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है। तो सीमेंट के पानी से क्रिया करने पर रिएक्शन के टाइम जो हीट उत्पन्न होती है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और टाइम के साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जितनी हीट उत्पन्न होती है, हम जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे किसी चीज़ की, तो उसको जो है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस की। तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे पहले जो होता है, मतलब सबसे तेज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड C4AF का होता है, और फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट सबसे कम C2S, मतलब सबसे कम जो हीट उत्पन्न होती है उस वो जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट, और सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सीक्वेंस ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन सबसे पहले देखिए किसका होता है, जैसे ही पानी मिलाते हैं तो सबसे पहले C4AF का हाइड्रेशन होता है, फिर C3A का हाइड्रेशन होता है, फिर C3S का हाइड्रेशन होता है, और सबसे लास्ट में C2S का होता है।
अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। पानी मिलाने के बाद सबसे पहले रिएक्शन C3A का होता है, फिर C4AF, फिर C3S और लास्ट में C2S। अब हम देख रहे हैं कि C2S सबसे लास्ट में है। अब देखिए, अब अगर हम लोग सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा होता है C3S का, फिर C2S, फिर C3 और सबसे कम C4AF का होता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है C3S, फिर C2S होता है, C4AF का कोई स्ट्रेंथ में रोल नहीं होता। अब हम लोग सीमेंट के टाइप्स और उनके यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी सीमेंट का हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मेन सीमेंट के बारे में हम बात कर लेंगे, बाकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इसकी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का फुल फॉर्म ही ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। मोस्टली जो सीमेंट यूज़ करते हैं हम लोग ओपीसी ही यूज़ करते हैं। ये 3 ग्रेड में होती है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। इसका जो यूज़ होता है सामान्य कार्यों में होता है। ओपीसी 33 और 43 ग्रेड का रेलवे स्लीपर बनाने में होता है, और जो बड़े हैवी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे ओपीसी 53 ग्रेड की सीमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि इसकी हार्डनिंग की दर अधिक होती है, इसलिए ये 3 दिन में उतनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है जितनी कि ओपीसी 7 दिन में प्राप्त करता है, और 1 दिन में उतनी स्ट्रेंथ प्राप्त कर लेता है जितनी कि ओपीसी 3 दिन में करती है। अगर इसमें CaCl2 मिला दिया जाए, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। लेकिन किसी भी केस में CaCl2 का जो परसेंटेज होता है 1.5% से ज़्यादा सीमेंट में नहीं होना चाहिए। CaCl2 एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो ओपीसी से ज़्यादा होता है। इसका जो क्यूरिंग होता है, ठीक, यहाँ पे जो बात हो रही है क्यूरिंग कंटेंट की, ना कि डेज, तो क्यूरिंग कंटेंट इसका जो होता है ओपीसी से ज़्यादा होता है। हाँ, जो क्यूरिंग डेज होता है वो ओपीसी से कम होता है। ठीक है, क्यूरिंग टाइम जो होता है वो ओपीसी से कम होता है, और फ्रेमवर्क जो होती है इसकी फर्मेबंदी वो भी ओपीसी से कम होती है। फर्स्ट एक्शन का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फर्स्ट एक्शन यहाँ पे कोहरा या पाले की बात हो रही है। उसके बाद इसका यूज़ जानते ही हैं, रिपेयरिंग ऑफ रोड और ब्रिज वर्क में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। लो हीट सीमेंट, तो लो हीट सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज कम और डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। लो हीट सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है। 7 दिन बाद इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लगभग 250 जूल प्रति ग्राम होता है। लो हीट सीमेंट का यूज़ मास कंक्रीट स्ट्रक्चर या बल्क कंक्रीटिंग में करते हैं, जैसे डैम, ब्रिज, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को ओपीसी में स्लैग को मिला करके और दोनों को पीस करके तब तैयार किया जाता है। इसका यूज़ सामान्य कार्यों में करते हैं जहाँ पर सल्फेट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट को क्लिंकर में पोजोलानिक मटेरियल मिलाकर तैयार किया जाता है, पीस करके। पोजोलाना मिलाने से सीमेंट वाटरप्रूफ बन जाता है और इसका संकुचन जो होता है कम हो जाता है। सामान्यतः पोजोलानिक मटेरियल 15 से 25% जो है मिलाते हैं। इसकी स्ट्रेंथ लगभग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर होती है। व्हाइट सीमेंट बनाते समय सीमेंट में आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया की मात्रा कम कर देते हैं। इसे बनाते समय लिक्विड फ्यूल का यूज़ करते हैं। कलर कलर सीमेंट अगर हम है बना रहे हैं तो कलर सीमेंट के लिए वाइट सीमेंट में ही कलर पिगमेंट मिला देते हैं, तो कलर सीमेंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सुपर सल्फेट सीमेंट को 60 से 70% स्लैग और 30 से 40% क्लिंकर आपस में मिलाकर पीस कर बनाया जाता है। इसका यूज़ ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर सल्फेट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है, जैसे सीवर लाइन्स की लाइनिंग में, मरीन स्ट्रक्चर में, कैनाल्स की लाइनिंग में। ठीक है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का भी यूज़ उसी जगह पे करते हैं जहाँ पर सुपर सल्फेट सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें C3A का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट को 40% बॉक्साइट, 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड और 5% सिलिका मैग्नीशियम मिलाकर बनाया जाता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट की रेट ऑफ हार्डनिंग रैपिड हार्डनिंग की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज़ ऐसे जगहों पे करते हैं जहाँ केमिकल अटैक और सल्फेट अटैक की संभावना ज़्यादा हो, और मरीन स्ट्रक्चर में भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट में 0.05 से 0.01% बोरिक एसिड या ऑक्जेलिक ऑयलिक एसिड मिला देते हैं।
ये सीमेंट पार्टिकल्स के चारों तरफ एक फिल्म बना देता है, जिससे सीमेंट पार्टिकल्स में वाटर की नमी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जो है हम लोग वाटर प्रूफ सीमेंट भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का मिक्सिंग टाइम जो है 1 से 2 मिनट बढ़ा दिया जाता है। इसका यूज़ ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पर फ्रस्ट एक्शन या नमी की मात्रा ज़्यादा हो। फील्ड टेस्ट उन टेस्ट को कहते हैं जो हम लोग साइट पर करते हैं। ये किसी ऑपरेटर से नहीं किए जाते हैं, इन्हें हम अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। तो सीमेंट के बारे में कुछ फील्ड टेस्ट निम्न है। अगर सीमेंट की बोरी में हाथ डालें तो वहाँ पे हमें ठंडा फील होना चाहिए। 2 उंगलियों के बीच सीमेंट को लेकर रब करने पर हमें स्मूथ फील होना चाहिए। सीमेंट का कलर ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बदलना नहीं चाहिए। ठीक, पानी में डालने पर सीमेंट को वो सिंक कर जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए, डूब जाना चाहिए सीमेंट जो भी पानी में डालें। फिर सीमेंट के लम्फ को अगर हम मुट्ठी में बंद करते हैं तो वो लम्फ नहीं बनने चाहिए। ठीक है, मतलब लम्फ लाइन से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सीमेंट में लम्फ नहीं होने चाहिए। ये कुछ फील्ड टेस्ट थे सीमेंट के, जिनको करके हम बिना किसी ऑपरेटर्स के सीमेंट की क्वालिटीज़ के बारे में जानकारी पा सकते हैं। अगर सीमेंट के बैग को जो है किसी रॉड पे रखा जाए बीचों बीच, तो वो दोनों तरफ बेंड हो जानी चाहिए। लैब टेस्ट में वो टेस्ट आते हैं जिन्हें हम लैब में करते हैं, जो कि एक नियमित कंडीशन में किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लैब टेस्ट की जो सीमेंट पे किए जाते हैं, वो निम्नलिखित हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट। सबसे पहले हम जानेंगे सीमेंट की कंसिस्टेंसी क्या होती है। सीमेंट के वेट के रिस्पेक्ट में वाटर का वह मान जिसको सीमेंट में मिलाने पर वर्केबल पेस्ट बनाया जा सके उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट विकॉर्ड ऑपरेटर्स में 10 डाया का एक प्लंजर लगा करके, जिसकी लेंथ होती है 50 किया जाता है। कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंसिस्टेंसी 25 से 30% होती है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी को ध्यान में रख करके हम आगे सीमेंट के कई टेस्ट करते हैं। ठीक, सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट भी विकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा ही करते हैं। इसमें 1 साइड वाली वर्गाकार स्क्वायर नीडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो है पानी की मात्रा जो लेते हैं वो 0.85 पी लेते हैं, जहाँ पी सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम जो है विकार्ट ऑपरेटर्स से करते हैं। इसमें 400 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं। ठीक, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट भी विकार्ट ऑपरेटर्स द्वारा ही करते हैं। इसमें विकार्ट ऑपरेटर्स में नीडल के साथ कॉलर का भी यूज़ करते हैं, जिसका डाया 5 होता है। ठीक है, और नीडल और कॉलर के बीच जो हाइट का अंतर होता है 0.5 होता है। इसमें भी जो पानी लेते हैं पेस्ट बनाने के लिए वो 0.85 पी लिया जाता है, जहाँ पी सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी जो है 400 ग्राम ही सीमेंट लिया जाता है। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट सीमेंट में फ्री लाइम, फ्री मैग्नीशिया और सल्फर की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्री लाइम जो है डिटरमाइन करने के लिए ली चैटलियर ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फ्री मैग्नीशिया ऑटोक्लेव मेथड का यूज़ करते हैं। इस टेस्ट में जो पेस्ट बनाया जाता है उसमें 0.78 पी पानी लेते हैं, जहाँ पर जो पी है वो हमारी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब इसमें जो ली चैटलियर ऑपरेटर्स का जो एक्सपेंशन पोटेंशियल है वो किसी भी केस में 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओपीसी, पीपीसी और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए जो है 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यूब टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। इसमें जो मोर्टार यूज़ करते हैं वो 1:3 रेशियो का होता है। जिस क्यूब पर सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी साइज 70.6 होती है। सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ
में जो क्यूब तैयार किया जाता है उसकी 27 डिग्री सेल्सियस और 90% ह्यूमिडिटी पर क्यूरिंग की जाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो 350 केजी पर सेकेंड पर मिनट होती है, और इसकी स्ट्रेंथ, इस क्यूब की स्ट्रेंथ 3 दिन बाद 160 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, और 7 दिन बाद की स्ट्रेंथ 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रही सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिगेड की सहायता से करते हैं। इसमें जो है रेट ऑफ लोडिंग 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और जो स्ट्रेंथ होती है 3 दिन बाद की 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन बाद की स्ट्रेंथ होती है 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी क्यूरिंग कंडीशन वही रखते हैं, और जो क्यूब की साइज़ होती है इसमें क्यूब टेस्ट नहीं ब्रिगेड टेस्ट से किया जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होती है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव की 1/10 होती है, इसीलिए रेट ऑफ लोडिंग में उसकी 350 थी, इसकी 35 केजी है। ठीक है। सीमेंट का सीमेंटेशन इंडेक्स 0.66 से 1.02 तक वैरी होना चाहिए, मतलब 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशिया कंटेंट 6% से ज़्यादा सीमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6% से ज़्यादा होने पे वो स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। फाइननेस टेस्ट 3 तरह से करते हैं। पहला हो गया सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस में IS 90 माइक्रोन की चालनी का यूज़ करते हैं। 90 माइक्रोन की चालनी से 15 मिनट चालने पर OPC का 10% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग का 5% से ज़्यादा रेसिड्यू नहीं बचना चाहिए। एयर परमेबिलिटी जो है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। और वेगनर टर्बिडिटी मीटर जो टेस्ट होता है ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस पर जो है डिपेंड करता है। सीमेंट की इम्प्योरिटी टेस्ट में सीमेंट को डाइल्यूट HCl अम्ल में डालने पर उसके जो अवक्षेप निकलते हैं वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके वेट की 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ली चैटलियर फ्लास्क की सहायता से करते हैं। यहाँ अंतर ये है कि ली चैटलियर ऑपरेटर्स और ली चैटलियर फ्लास्क में बहुत अंतर है। तो ये समझने वाली बात है कि जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होती है वो ली चैटलियर फ्लास्क से करते हैं, और साउंडनेस टेस्ट में जो फ्री लाइन निकालते हैं वो ली चैटलियर ऑपरेटर से करते हैं। ठीक। सीमेंट के हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट को कैलोरीमीटर ऑपरेटर्स द्वारा करते हैं। लो हीट सीमेंट के लिए 7 दिन और 28 दिन की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो 66 और 75 कैलोरी पर ग्राम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक। 1 ग्राम सीमेंट द्वारा कवर किए गए एरिया को, सरफेस को स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 3250 होता है। ठीक है, इसकी यूनिट एक बार फिर से याद कर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब हम लोग बात करेंगे सीमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। जिप्सम जो है सीमेंट के ग्राइंडिंग के समय मिलाया जाता है, और जिप्सम का जो यूज़ होता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में ज़्यादा मिलाया जाता है। जिप्सम का परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो OPC के बराबर ही रखी जाती है। जिप्सम सीमेंट में 2 से 3% मिलाया जाता है। एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो 0.034 मीटर क्यूब होता है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 होती है। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो 1440 केजी या 1448 केजी पर मीटर क्यूब होती है। जनरली 1440 पे हम जो है गौर करेंगे। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये सारे सवाल पूछ लेते हैं। इसके अलावा है, सीमेंट में जो एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज का रेशियो होता है वो 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट में जो इनसॉल्यूबल रेसिड्यू, मतलब जो अघुलनशील तत्व होते हैं, इनसॉल्यूबल रेसिड्यू का जो मान होता है या जो कंटेंट होता है वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और सीमेंट को जलाने पे जो लॉस ऑफ इग्निशन का मान होता है वो किसी भी केस में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी सीमेंट कम स्ट्रेंथ वाली मानी जाती है और उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने हमारा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। और यहाँ पर हमने IS कोड का जिक्र नहीं किया क्योंकि आता नहीं है, फालतू में वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होगी।